हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो क्या हाल चाल आपके। तो आज हम पढ़ेंगे डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट एंड उसके साथ साथ बेसिक्स डिफरेंस बिटवीन डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंसेप्ट्स ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड कंसेप्ट्स ऑफ मीन प्रॉफिट। तो आइए हम पहले ब्रीफली डिस्कस करते हैं डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो डिक्री क्या होता है? डिक्री होने के लिए सबसे पहले एक सूट चाहिए होता है। उस सूट में एक एडजुडिकेशन दिया जाता है। एडजुडिकेशन मतलब जुडिशियल डिटर्मिनेशन और जुडिशियल फाइंडिंग। जो वो एडजुडिकेशन दिया जाएगा, उस एडजुडिकेशन में क्या होगा, पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली कोर्ट डिटरमाइन करेगा। और वो जो राइट्स पार्टी के डिटरमाइन होंगे वो विथ रेस्पेक्ट टू द मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी। जो भी सूट में मैटर है और वो मैटर कॉन्ट्रोवर्सी में उससे रिलेटेड पार्टीज के जो भी राइट हैं, डिक्री में उसके राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन किया जाता है बाय द सिविल कोर्ट। और उसके बाद कि जो सिविल कोर्ट ने पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन किया, उसके बेसिस पे सिविल कोर्ट एक एडजुडिकेशन देगी, जुडिशियल फाइंडिंग देगी, जुडिशियल डिटर्मिनेशन देगी। और उसके बाद जो वो एडजुडिकेशन देगी उसको सिविल कोर्ट को फॉर्मली एक्सप्रेस करना पड़ता है। फॉर्मली एक्सप्रेस करने का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई पार्टी कोई रिलीफ क्लेम करेगी तो उस रिलीफ का एक्सेप्टेंस होगा या तो रिजेक्शन होगा। तो कोर्ट जब उस पार्टीज के रिलीफ को एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है तो उसको एक फॉर्मल डिक्लेरेशन में बताना पड़ता है कि हाँ, हम आपका रिलीफ को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो उसको हम बोल सकते हैं फॉर्मल डिक्लेरेशन। उस फॉर्मल डिक्लेरेशन में एडजुडिकेशन के साथ साथ कोर्ट क्या करेगी, आपके रिलीफ को एक्सेप्ट भी करेगी या तो रिजेक्ट कर देगी। तो उसका वो एक फॉर्मल डिक्लेरेशन देगी, तो उसको हम बोलेंगे फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। तो डिक्री के होने के लिए क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले सूट होना जरूरी है। उसमें सूट में क्या होना चाहिए, पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन होना जरूरी है। फिर उसके बेसिस पे जो पार्टीज के राइट्स कंक्लूसिवली डिटरमाइन हुए हैं उसके बेसिस पे कोर्ट एडजुडिकेशन देगी, सिविल कोर्ट एडजुडिकेशन देगी। फिर उस एडजुडिकेशन को फॉर्मली एक्सप्रेस किया जाएगा, तब जाके ये डिक्री बन जाता है। तो हम ओवरऑल ये बोल सकते हैं डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन गिवन बाय सिविल कोर्ट इन अ सिविल सूट व्हिच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टी विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन द कंट्रोवर्सी। तो ये डिक्री का डेफिनेशन हो गया, ये सेक्शन 2 क्लॉज 2 में दिया गया है। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम ब्रीफली देखते हैं ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर और डिक्री में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है। जो डिक्री होता है वो पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन करता है, बट जो ऑर्डर होता है वो पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं करता है। तो हम ऑर्डर को ये बोल सकते हैं फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट विच इज नॉट ए डिक्री। तो ये हम ऑर्डर को बोल सकते हैं। तो ऑर्डर और डिक्री में कुछ चीजें सिमिलर होंगी, जैसे कि उसमें भी ऑर्डर में भी मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी होगा, ऑर्डर भी होगा वो सिविल कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा क्या, और ऑर्डर में भी फॉर्मल एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। सबसे बेसिक डिफरेंस इसका ये होता है कि डिक्री में पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन करना पड़ता है, जबकि ऑर्डर में ये नहीं करना पड़ता है। तो हम ऑर्डर को बोल सकते हैं फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री। और ये ऑर्डर सेक्शन 2 क्लॉज 14 में डिफाइन है। अब आगे आते हैं जजमेंट क्या। जजमेंट जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 9 ऑफ सीपीसी में डिफाइन है। तो जजमेंट में क्या होता है, जजमेंट में जजेस को एक स्टेटमेंट देना पड़ता है। जब डिक्री या ऑर्डर जो भी पास होने वाला होता है उससे पहले जजेस को एक स्टेटमेंट देना पड़ता है। उस स्टेटमेंट में जजेस को केसेस के फैक्ट, एविडेंसेस से रिलेटेड जो भी मैटर है उसको उसमें मेंशन करना पड़ता है। और उसके साथ साथ में जजेस को ये भी मेंशन करना पड़ता है कि जो जजेस डिक्री या ऑर्डर देने जा रहे हैं वो किस बेसिस पे देने जा रहे हैं। उनको उसका रीजनिंग देना पड़ता है कि हाँ, हम किस बेसिस पे ये डिक्री देने जा रहे हैं या ऑर्डर देने जा रहे हैं। तो उसको हम जजमेंट बोलते हैं। तो ये बेसिक्स डिफरेंस है जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर का। तो जो डिक्री है वो सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ सीपीसी में डिफाइन है, ऑर्डर जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 14 में डिफाइन है, जजमेंट जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 9 में डिफाइन है। तो ये रहा आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट। अब आगे आते हैं डिटेल में पढ़ते हैं डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट होता क्या है। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, बिकॉज ये शायद आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग ना लगे, तो इसको हम लास्ट में कवर करेंगे। तो आइए पहले इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ते हैं। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं डिक्री से। तो डिक्री जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिफाइन है, और ये डिक्री सेक्शन 33 में भी मेंशन है, और ऑर्डर 21 में भी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का बात किया गया है। फिर उसके बाद डिक्री ऑर्डर 20 रूल 6 to 19 में भी मेंशन है। तो अब डिक्री का डेफिनेशन देखते हैं। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन इन अ सूट which conclusively determines the rights of the party with regard to all or any of
of the matter in the controversy in the suit and the adjudication must have been given by civil or revenue court। इसको हम समझते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी ने सूट फाइल किया है फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इससे पहले हम दो कॉन्सेप्ट समझते हैं कि रॉन्गफुल पोजेशन क्या होता है और मीन प्रॉफिट क्या होता है, जिसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। मीन प्रॉफिट को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 12 ऑफ सीपीसी, बट अभी ब्रीफली समझते हैं क्या होता है। तो रॉन्गफुल पोजेशन वो होता है जब भी कोई पर्सन किसी रियल ऑनर के प्रॉपर्टी को जबरदस्ती अनलॉफुल तरीके से कब्जा कर रखा हो। तो जब प्लेंटिफ अपना सूट फाइल करेगा, बोलेगा कि इस बंदे ने मेरे प्रॉपर्टी पे जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, तो जब कोर्ट डिक्री देगी ना कि हाँ ये रॉन्गफुल पोजेशन है, तो कोर्ट जब रियल ऑनर के फेवर में जो डिक्री देगी कि हाँ ये रॉन्गफुल पोजेशन है, तो उसमें कॉन्सेप्ट निकल के आएगा मीन प्रॉफिट का। अब मीन प्रॉफिट क्या होता है? मीन प्रॉफिट ये होता है कि जिस इंसान ने किसी के प्रॉपर्टी को जबरदस्ती कब्जा किया हो और उस प्रॉपर्टी से उसको जो भी प्रॉफिट मिल रहा हो या कोई भी प्रॉफिट मिल सकता था, तो वो प्रॉफिट जब रियल ऑनर के फेवर में डिक्रीज जाएगा, तो वो प्रॉफिट जो रॉन्गफुल पोजेशन में पर्सन है जिसको हम डिफेंडेंट बोलेंगे, वो रियल ऑनर को वो प्रॉफिट देना पड़ेगा, तो उसको हम मीन प्रॉफिट बोलेंगे। तो ये ब्रीफली आपको ये डिक्री समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप देखो किसी पर्सन ने सूट फाइल किया फॉर द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि किसी पर्सन ने मेरे प्रॉपर्टी पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो गया? एक सूट फाइल हो रहा है। फिर उसके बाद कोर्ट क्या करेगी? जो मैटर इन कंट्रोवर्सी होगा उसके बेसिस पे वो पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन करेगी, कंक्लूसिवली डिटरमाइन करेगी। तो देखो पहले तो मैटर इन कंट्रोवर्सी क्या हो सकता है कि मैटर इन कंट्रोवर्सी ये हो सकता है कि जो प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया वो बोलेगा कि ये प्रॉपर्टी मेरा है, थ्रू सक्सेशन इसको रॉन्गफुल पोजेस किया गया है, और जो डिफेंडेंट है वो बोलेगा कि नहीं मैंने इस प्रॉपर्टी को खरीदा है और ये सेल डीड के थ्रू ये प्रॉपर्टी मेरा है। तो यहाँ मैटर इन कंट्रोवर्सी क्या हो गया? एक बोल रहा है जो प्लेंटिफ है वो बोलता है ये प्रॉपर्टी मेरा है थ्रू सक्सेशन, और डिफेंडेंट ने इसको रॉन्गफुली पोजेस्ड किया है, और जो डिफेंडेंट है इसको ये बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरा है थ्रू सेल डीड, मैंने रॉन्गफुल पोजेशन नहीं किया है। तो ये मैटर इन कंट्रोवर्सी हो गया। तो इसके बेसिस पे पार्टीज के राइट्स को डिसाइड किया जाता है। तो यही चीज यहाँ बोला गया, जब भी सूट फाइल होगा रॉन्गफुल पोजेशन का, उसके बाद कोर्ट क्या करेगी? मैटर इन कंट्रोवर्सी के बेसिस पे पार्टीज के राइट्स को डिफाइन करेगी विद रिस्पेक्ट टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन द कंट्रोवर्सी। तो मैटर इन कंट्रोवर्सी जो है वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैटर इन कंट्रोवर्सी देखो सक्सेशन है और सेल डीड है। तो सपोज करो कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि प्रॉपर्टी जो है वो रॉन्गफुल पोजेस्ड है, फिर उसके बाद कोर्ट एक डिग्री तो दे दी कि हाँ प्रॉपर्टी जो है वो रॉन्गफुल पोजेस्ड है, बट फिर उसके बाद उसको ये भी देखना पड़ेगा कि जो डिफेंडेंट है जो रॉन्गफुल पोजेस्ड कर लिया है उसको मीन प्रॉफिट प्लेंटिफ को कितना देना पड़ेगा, जो रियल ऑनर है उसको कितना मीन प्रॉफिट देना पड़ेगा, ये भी डिसाइड कर लिया। तो सपोज करो कि कोर्ट ने सिर्फ रॉन्गफुल पोजेशन से रिलेटेड डिग्री दिया है, तो हम उसको बोल सकते हैं विद रिगार्ड टू एनी ऑफ द मैटर इन द कंट्रोवर्सी। अगर साथ साथ उसने दोनों पे डिसीजन दे दिया, रॉन्गफुल पोजेशन और मीन प्रॉफिट, तो उसको हम ये बोल सकते हैं कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स ऑफ द पार्टी विद रिगार्ड टू ऑल ऑफ द मैटर इन द कंट्रोवर्सी। फिर उसके बाद जब ये राइट्स कंक्लूसिवली डिटरमाइन हो जाएगा, तो कोर्ट क्या करेगी? सिविल कोर्ट क्या करेगी? उसके बेसिस पे एडजुडिकेशन देगी। एडजुडिकेशन किसको बोलते हैं? जुडिशियल डिटर्मिनेशन और जुडिशियल फाइंडिंग। तो जब ये राइट्स कंक्लूसिवली डिटरमाइन हो जाएगा विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन द कंट्रोवर्सी, तो कोर्ट उसके बेसिस पे जुडिशियल डिटर्मिनेशन देगी, और उस जुडिशियल डिटर्मिनेशन को कोर्ट को फॉर्मली एक्सप्रेस करना पड़ेगा। फॉर्मली एक्सप्रेस कैसे करेगी? कि जो भी प्लेंटिफ ने रिलीफ क्लेम किया होगा उस रिलीफ को कोर्ट या तो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। फिर उस कोर्ट को एक फॉर्मल डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हाँ हम आपके रिलीफ को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर रॉन्गफुल पोजेशन को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया तो वो फॉर्मल डिक्लेरेशन में बताएगी कि हाँ ये प्रॉपर्टी रॉन्गफुल पोजेशन है, और वो डिक्री देगी कि ये प्रॉपर्टी रियल ऑनर का होगा इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मल डिक्लेरेशन। वो एडजुडिकेशन का एक फॉर्मल डिक्लेरेशन बनाएगी, उसको हम बोलेंगे फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। तो ये सारा मिला के डिक्री हो जाएगा। तो हम डिक्री को क्या बोल सकते हैं? तो हम ओवरऑल डिक्री को क्या बोल सकते हैं? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन गिवन बाय सिविल कोर्ट व्हिच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टी with regard to all or any of the matter in the controversy in a civil suit। और जो ये एडजुडिकेशन है ना, ये मस्ट हैव बीन गिवन बाय सिविल और रेवेन्यू कोर्ट होना चाहिए। ये जो जुडिशियल डिटर्मिनेशन है या तो सिविल कोर्ट देगी या तो अगर रेवेन्यू मैटर है तो रेवेन्यू कोर्ट देगी। अब देखो डिक्री दो टाइप के होते हैं, पहला प्रिलिमिनरी, दूसरा फाइनल। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी ब्रीफली समझ लो क्या होता है। तो जो प्रिलिमिनरी डिक्री होता है ना, उसमें फर्दर प्रोसीडिंग बाकी होता है, अभी आगे उसमें प्रोसीडिंग बाकी होता है, अभी सूट कंप्लीटली डिस्पोज नहीं होता है। मतलब उसमें पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन कर दिया जाता है। कुछ राइट्स
राइट्स को डिटरमाइन कर दिया जाता है, बट अभी भी सूट कंप्लीटली डिस्पोज नहीं हुआ, आगे अभी सूट का प्रोसीडिंग बाकी रहता है। फाइनल डिक्री जो होता है उसमें सूट कंप्लीटली डिस्पोज हो जाता है कि जो पार्टीज के राइट्स को प्रीलिमिनरी डिक्री में डिटरमाइन किया गया है वो फाइनल डिक्री में इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, तो सूट कंप्लीटली डिस्पोज हो जाता है। अब देखो ऑर्डर 20 रूल 6 में ना कंटेंट ऑफ डिक्री के बारे में बात किया गया है कि डिक्री में क्या क्या कंटेंट होंगे वो ऑर्डर। फिर ऑर्डर 20 रूल 6A में ये बताया गया है कि प्रिपरेशन ऑफ डिक्री विद इन 15 डेज। तो देखो जब एक जजमेंट पास होता है ना, तो जब जजेस जजमेंट देते हैं उसके 15 दिन के अंदर जजेस को डिक्री प्रिपेयर करना पड़ता है। तो वही चीज यहाँ पे ऑर्डर 20 रूल 6A में बताया गया, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखते हैं डीम टू बी डिग्री क्या होता है, इसको एक केस से समझते हैं। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस लालजी ऋषि AIR 2000 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोलते हैं कि जब भी कोई लेजिस्लेचर डीम्ड वर्ड यूज करता है कोई भी स्टैट्यूट में इन रिलेशन टू पर्सन और थिंग, तो वो कुछ सोच के ही वो पर्टिकुलर स्टेटस उस पर्सन या थिंग को देता है, मतलब वो इक्विवेलेंट स्टेटस देता है। फॉर एग्जांपल डिक्री है और एक डीम टू बी डिक्री है, तो ये दोनों का स्टेटस सेम होगा। तो यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लेजिस्लेचर है जो वो डीम्ड को किसी पर्सन और थिंग के इक्विवेलेंट बनाता है वो कुछ सोच के ड्यू कंसिडरेशन के बाद ही बनाता होगा। तो आइए एक एग्जांपल और समझते हैं। सपोज करो एक क्रिस्ट यूनिवर्सिटी है, आप इसके वेबसाइट पे जाके देखोगे तो उस पर लिखा होगा डीम टू बी यूनिवर्सिटी, और एक एमिटी यूनिवर्सिटी है जो कि फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी है, बट जो इनको प्रिविलेजेस मिलेगा दोनों को बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इनको दोनों को सेम प्रिविलेजेस मिलेगा क्योंकि जो क्रिस्ट डीम टू बी यूनिवर्सिटी है वो इक्विवेलेंट टू यूनिवर्सिटी होगा और एमिटी यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी है। तो यही चीज इस केस में बोला जा रहा है। तो इसका यही मतलब होगा कि जो डीम टू बी डिक्री होगा वो इक्विवेलेंट टू डिक्री होगा। अब देखो सेक्शन 2 क्लॉज 2 स्टेट दैट रिजेक्शन ऑफ प्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144 वुड बी डीम टू बी डिक्री। तो इसमें सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ CPC में फर्दर ये बोला जाता है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेन और डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144 में जो भी कोर्ट अपना ऑर्डर देगी उसको हम डीम टू बी डिक्री बोलेंगे। तो अब देखो इसमें रिजेक्शन ऑफ प्लेन जरूरी नहीं कि कोर्ट जब ऑर्डर देगी प्लेन रिजेक्ट करने का तो सारे रिजेक्शन ऑफ प्लेन को हम डिक्री ही तो देखो इसमें सपोज करो किसी ने प्लेंट इंस्टीट्यूट किया गलत कोर्ट में, तो कोर्ट क्या ऑर्डर देगी कि इसको प्रॉपर कोर्ट में जाके इंस्टीट्यूट करो, वहां पे प्लेंट रिजेक्ट कर देगी, तो वो डिक्री नहीं होगा, वो ऑर्डर ही कहलाएगा। बट जनरली रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को डिक्री ही कहा जाता है, डीम टू बी डिक्री ही कहा जाता है, मतलब डिक्री के इक्विवेलेंट ही माना जाता है। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। सेक्शन 144 रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो इसमें रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड का क्या मतलब है कि जब भी कोई डिक्री पास होता है वो डिक्री अपील होता है, अपील करने के बाद जब वो डिक्री मॉडिफाई हो जाता है या रिवर्स हो जाता है तो उस रिवर्सल या मॉडिफिकेशन डिक्री पे अप्लीकेंट एप्लीकेशन देता है कोर्ट में रेस्टिट्यूशन का अंडर सेक्शन 144। फिर वो एप्लीकेशन पे जो भी कोर्ट अपना डिटर्मिनेशन देगा उसको हम डिक्री के इक्विवेलेंट ही बोलेंगे। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखो सिमिलरली सर्टेन ऑर्डर पास्ड और मेड इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग अंडर ऑर्डर 21 ऑफ द कोड आर डीम्ड टू बी डिक्री। तो इसमें ये बोला जा रहा है कुछ ऐसे ऑर्डर हैं जो कि अंडर ऑर्डर 21 में एग्जीक्यूशन के कैपेबल हैं, उनको हम डिक्री बोलेंगे। अब इसको हम समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स टू और ऑब्जेक्शन ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो ऑर्डर 21 रूल 58 में दिया गया है। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी कोर्ट एक डिक्री देगी कोई प्रॉपर्टी को अटैच करने का, तो उसके बाद अप्लीकेंट एक एप्लीकेशन देगा कि हाँ ये जो प्रॉपर्टी अटैच करने का जो डिक्री दिया गया ये लिएबल टू अटैचमेंट नहीं है, ये प्रॉपर्टी अटैचमेंट के लिए लिएबल नहीं है। फिर उस पे जो कोर्ट ऑर्डर देगी अंडर रूल 158 तो वो डिक्री ही कहलाएगा। अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, एडजुडिकेशन ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर रूल 98 और 100 ऑफ ऑर्डर 21। तो ये रूल 98 और रूल 100 पढ़ने से पहले हम जानते हैं रूल 97 क्या है। तो देखो रूल 97 में ये है, सपोज करो कि आपने सूट फाइल किया रॉन्गफुल पोजीशन का और आपके फेवर में डिक्री आ गया कि हाँ ये जो प्रॉपर्टी है वो आपका है। तो आप जब प्रॉपर्टी लेने के लिए डिफेंडेंट के पास जाओगे जिसको हम बोलेंगे जजमेंट डेटर। देखो जजमेंट डेटर क्या होता है, जजमेंट डेटर जिसके अगेंस्ट में डिक्री दिया जाता है और डिक्री होल्डर क्या होता है जिसके फेवर में डिक्री दिया जाता है। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सपोज करो आपके फेवर में डिक्री दिया गया और आप डिक्री होल्डर बन गए। तो आप जब
अपना प्रॉपर्टी लेने जाते हो जजमेंट डेटर के पास, जो डिफेंडेंट है, जो जजमेंट डेटर है, उसके पास प्रॉपर्टी लेने जाते हो, तो वो आपको प्रॉपर्टी लेने से रेजिस्ट करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो उस केस में आप क्या करोगे, अंडर ऑर्डर 21 रूल 97 में एक एप्लीकेशन कोर्ट को दोगे और अपनी समस्या बताओगे। फिर उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट अंडर ऑर्डर 21 रूल 98 में आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा और जजमेंट डेटर को, डिफेंडेंट को ऑर्डर देगा कि आप प्लीज इसको ये प्रॉपर्टी दे दीजिए, और या तो हो सकता है आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे। यहाँ पे जो इस रूल में जो कोर्ट ऑर्डर दे रहा है उसको हम डिक्री ही बोलेंगे। अब रूल 100 की बात करेंगे तो उससे पहले हम जानते हैं रूल 99 क्या होता है। सपोज करो आप एक टेनेंट हो और आप ऐसे प्रॉपर्टी में रह रहे हो जो रॉन्गफुल पोजेशन में है और आपको ये बात पता नहीं है, आप अपना रेंट उस ऑनर को दे रहे हो जिसने रॉन्गफुल पोजेस्ट कर लिया। बट बाद में कोर्ट ने क्या किया, एक डिक्री पास कर दिया रियल ऑनर के फेवर में कि ये प्रॉपर्टी आपका है। अब डिक्री होल्डर जो कि रियल ऑनर है उस प्रॉपर्टी का आपके पास आता है और आपको ये बोलता है कि चलो शाम तक ये रूम खाली कर दो या कल सुबह तक ये रूम खाली कर दो। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप कोर्ट के पास जाओगे और बोलोगे कि मेरी ऐसी ऐसी समस्या है कि ये जो रियल ऑनर है ये मेरे को सफिशिएंट टाइम नहीं दे रहा और घर से निकाल रहा है। तो कोर्ट क्या करेगा, हो सकता है आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे और जो भी उसका रियल ऑनर उसको बोले कि नहीं अभी मत निकालो, उसका वो ऑर्डर देगा, या तो आपके एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट कर देगा कि आपको ऑलरेडी सफिशिएंट टाइम मिल चुका है। तो ये जो कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर देगा अंडर रूल 100 में, तो उसको हम डिक्री ही बोलेंगे। तो ये जो रूल 99 में कौन कोर्ट को एप्लीकेशन देगा कि मुझे सफिशिएंट टाइम नहीं मिल रहा है घर से निकलने का, वो जजमेंट डेटर नहीं बोल सकता। जो इंसान ने उस प्रॉपर्टी को रॉन्गफुल पोजेस्ट किया, जिसके अगेंस्ट में डिक्री आया, वो ये एप्लीकेशन जाके नहीं दे सकता है कि मेरे को जबरदस्ती यहाँ से निकाला जा रहा है। उसको छोड़ के अगर आप टेनेंट हो तो आप वो एप्लीकेशन रूल 99 में दे सकते। फिर उसके बाद कोर्ट रूल 100 के अंदर एक ऑर्डर देगी जिसको हम डिक्री ही बोलेंगे। तो इन दोनों के एग्जाम्पल का वही मतलब था। आई होप आपको ये समझ में आएगा, ये जनरली कोई डिटेल में बताता नहीं है। फिर उसके बाद सेक्शन 2 क्लॉज 2 में ये भी दिया गया, डिक्री शैल नॉट इंक्लूड एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एन अपील फ्रॉम ऑर्डर। तो देखो जनरली जो ऑर्डर होता है ना वो अपीलेबल नहीं होता है, बट कुछ ऑर्डर अपीलेबल हो सकते हैं। वो सेक्शन 104 ऑर्डर 43 में दिया गया है। तो कोई भी ऐसा एडजुडिकेशन जिससे एक अपील आता है और वो अपील इक्विवेलेंट टू अपील फ्रॉम ऑर्डर होगा तो वो डिक्री नहीं कहलाएगा। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। तो कोई भी आपके सूट में डिफॉल्ट है और उस डिफॉल्ट के बेसिस पे आपका सूट डिसमिस हो जा रहा है तो वो ऑर्डर ही कहलाएगा, डिक्री नहीं कहलाएगा। वो जो डिफॉल्ट क्या हो सकता है कि आपके पास प्रोसिक्यूशन नहीं है, तो कोर्ट बोलेगा आपके पास प्रोसिक्यूशन नहीं है, पहले प्रोसिक्यूशन के साथ तब हम आपका केस देखेंगे। या कोई इंपॉर्टेंट पार्टी है जो अपीयर नहीं कर रहा है, तब कोर्ट आपको बोलेगा पहले इस पार्टी को अपीयर करो तब हम आपका सूट को आगे देखेंगे, वरना डिसमिस करते हैं। तो यहाँ पे ये जो दो एग्जाम्पल है ऑर्डर ही कहलाएंगे, डिक्री नहीं कहलाएंगे, ऑलरेडी सेक्शन 2 क्लॉज 2 में मीन्स। तो देखो, तो जो डिक्री जो होता है वो फाइनल होता है, कंक्लूसिव होता है। ऑर्डर जो होता है वो कंक्लूसिव नहीं होता। तो देखो, कोई सूट को अगर डिसमिस किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉल्ट, तो वहां पे कोई भी राइट्स कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं हो रहा है, वो सिर्फ डिफॉल्ट की वजह से डिसमिस कर दिया जा रहा है। बट हाँ, डिक्री में क्या होगा, पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन किया जाएगा, फिर उसके बाद फाइनल में उस राइट्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो फिर उसको हम बोलेंगे फाइनल एंड कंक्लूसिव। तो यही चीज है, डिक्री फाइनल होता है, कंक्लूसिव होता है, ऑर्डर कंक्लूसिव नहीं होता है। अब आगे देखते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिक्री क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो एक सूट होना चाहिए। सूट क्या होना चाहिए, जैसे कि एग्जांपल में मैंने पहले ही बताया, सूट फॉर द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो रॉन्गफुल पोजेस्ड किया गया। फिर उसके बाद एडजुडिकेशन होना चाहिए, आपने जो सूट फाइल किया उस पर एक एडजुडिकेशन आना चाहिए, जुडिशियल डिटर्मिनेशन आना चाहिए। फिर उसके बाद उस सूट में कुछ पार्टीज के राइट्स होना चाहिए और कुछ मैटर होने चाहिए जो मैटर कंट्रोवर्सी में होंगे। तो सबसे पहले तो सूट जो फाइल होगा उसमें पार्टीज क्लेम करेगी अपना ऑनरशिप, जो ऑनरशिप होगा, जो टाइटल होगा वो उसका राइट्स होगा। जो प्लेंटिफ अपना सूट में क्लेम करेगी कि मेरा ऑनरशिप है तो वो अपने राइट्स को क्लेम करिए। अब मैटर इन कंट्रोवर्सी क्या होगा, एग्जांपल लेते हैं, ए प्लेंटिफ है, बी डिफेंडेंट है, बी ने प्रॉपर्टी को रॉन्गफुल पोजेस्ट किया हुआ है, पोजेस्ट किया हुआ है। ए हो गया प्लेंटिफ, बी हो गया डिफेंडेंट। प्लेंटिफ डिफेंडेंट ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि क्या है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो ए प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ वो होता है जो सूट फाइल करता है, और डिफेंडेंट ये वो होता है जिसके अगेंस्ट में सूट फाइल हुआ होता है।
तो मान लो ए है जो प्लेंटिफ है जो सूट फाइल किया फॉर द रॉन्गफुल पोजेशन, तो प्लेंटिफ ये बोलेगा कि ये जो मेरा प्रॉपर्टी है ना इस पे मेरा हक है थ्रू सक्सेशन। तो डिफेंडेंट क्या बोलेगा, जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया गया है वो डिफेंडेंट क्या बोलेगा, डिफेंडेंट बोलेगा इस प्रॉपर्टी पे मेरा रॉन्गफुल पोजेशन नहीं है, मैंने इसको खरीदा है, मेरे पास इसका सेल डीड है। तो मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी क्या होगा, यहाँ पे एक बोलता है प्लेंटिफ बोलता है ये प्रॉपर्टी मेरा है थ्रू सक्सेशन, और डिफेंडेंट बोलता है ये प्रॉपर्टी मेरा है थ्रू सेल डीड। तो ये मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी हो गया। तो कोर्ट क्या करेगी, इसका फैक्ट्स देखेगी, फैक्ट्स प्रूफ होगा, फिर उसके बेसिस पे पार्टीज के राइट्स को डिसाइड करेगी कि हाँ इसका ऑनर कौन है। तो वही बताया गया, राइट्स ऑफ द पार्टी एंड मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो पार्टीज के राइट्स होंगे ना वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन होना चाहिए, मतलब फुल एंड फाइनल डिटरमाइन होना चाहिए पार्टीज के राइट्स को ऑन द बेसिस ऑफ मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी। फिर उसके बाद जो एडजुडिकेशन दिया जाएगा, ये पार्टीज के जो राइट्स डिटरमाइन होंगे कंक्लूसिवली, उसके बेसिस पे जो एडजुडिकेशन दिया जाएगा जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल फाइंडिंग और जुडिशियल डिटर्मिनेशन, उस एडजुडिकेशन को फॉर्मली एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो वो जो फॉर्मल एक्सप्रेशन किसे बोल सकते हैं, फॉर्मल एक्सप्रेशन ये होता है कि कोई भी रिलीफ आप क्लेम कर रहे हो तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, तो उसको कोर्ट एक फॉर्मल डिक्लेरेशन में बताएगी कि हाँ हम आपके रिलीफ को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। तो वो एक फॉर्मल एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसको आगे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिर क्या हो गया, एसेंशियल एलिमेंट्स, सूट होना चाहिए, उसमें एडजुडिकेशन होना चाहिए, फिर पार्टीज के राइट्स होना चाहिए और मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी होना चाहिए, और जो पार्टीज के राइट्स होंगे वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी। फिर जो एडजुडिकेशन होगा उसको फॉर्मली एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो ये हो गया एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिक्री। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्डर पास बाय अपीलेट कोर्ट डिसाइडिंग सम इशू एंड रिमिटिंग अदर वंस टू ट्रायल कोर्ट फॉर डिटरमिनेशन इज नॉट अ डिक्री। तो कोई भी एक सूट फाइल किया गया, उसको अपील किया गया अपीलेट कोर्ट में, अपीलेट कोर्ट क्या करती है, उसका कुछ पार्ट को डिसाइड करती है और कुछ पार्ट को ट्रायल कोर्ट को वापस भेज देती है कि इसको आप ही डिसाइड करो। तो वो डिक्री नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स नहीं हो रहा, पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं किया जा रहा है, तो वो डिक्री नहीं कहलाएगा। तो अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिक्री को थ्रू केसेस। तो एडजुडिकेशन क्या है, एडजुडिकेशन क्या है, जुडिशियल डिटर्मिनेशन और फाइंडिंग बाय द कोर्ट। तो इसको हम एक केस के थ्रू जानते हैं। तो देखो इन दीपचंद वर्सेस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर AIR 1994 का केस है। इसमें कोर्ट ये बोलती है कि जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर से रिलेटेड मैटर हो उस पर जो भी डिसीजन आएगा वो डिक्री नहीं कहलाएगा। उसके बाद ये बोलती है कोई भी ऑर्डर जो कि सूट को डिसमिस करता है ऑन द बेसिस ऑफ कि उसमें डिफॉल्ट है, और डिफॉल्ट क्या हो सकता है कि पार्टी अपीयर नहीं कर रही हो या प्रोसिक्यूशन नहीं है, तो भी वो डिक्री नहीं कहलाएगा, क्योंकि वहां पे एडजुडिकेशन नहीं है, जुडिशियल डिटर्मिनेशन नहीं है, वहां पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं किया जा रहा है। फिर उसके बाद इस केस में ये कहा जा रहा है फर्दर सच जुडिशियल डिटर्मिनेशन मस्ट बी गिवन बाय अ कोर्ट, कि यहाँ पे जो जुडिशियल डिटर्मिनेशन होगा, जो एडजुडिकेशन होगा, वो एक कोर्ट के द्वारा होना चाहिए। तो अगर कोई ऑफिसर जो कि जजमेंट देता है और वो कोर्ट के अंदर में नहीं आता, वो ऑफिसर कोर्ट के अंदर में नहीं आता है, तो उसका जजमेंट या ऑर्डर जो भी वो पास करेगा वो डिक्री नहीं कहलाएगा। ये दीपचंद केस में कहा गया है। अब देखते हैं सूट क्या होता है। तो जो एडजुडिकेशन होता है ना, जो जुडिशियल डिटर्मिनेशन होता है, वो एक सिविल सूट में ही दिया जाता है। तो आप एक केस के थ्रू समझते हैं सूट होता है क्या। तो इन हंसराज वर्सेस देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवेज को लिमिटेड AIR 1935 का केस है। तो इसमें प्राइवी काउंसिल ये हेल्ड करती है कि जो सूट होता है ना वो एक सिविल प्रोसीडिंग होता है जो कि प्लेंट के द्वारा इंस्टीट्यूट किया जाता है, और कोई भी प्रोसीडिंग जो प्लेंट के द्वारा इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा वो सूट नहीं कहलाएगा। ये हंसराज केस में कहा गया। अब देखो राइट्स ऑफ द पार्टी एंड मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में जानते, जो कि ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है। तो देखो पार्टीज के राइट्स क्या होते हैं। राइट्स ऑफ द पार्टी मीन सब्सटेंसिव राइट, दैट इज राइट रिलेटिंग टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट सच एज स्टेटस, टाइटल। ठीक है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो राइट्स ऑफ द पार्टीज होता है ना वो राइट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट से रिलेटेड। तो यहाँ सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया, जो सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वहां सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया, सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी हो गया। उससे रिलेटेड राइट क्या हो गया कि हाँ जो प्लेंटिफ क्लेम करेगा कि हाँ मैं इसका ऑनर हूँ, इस प्रॉपर्टी का ऑनर हूँ, तो राइट ऑनरशिप हो गया। फिर उसके बाद मैटर इन कंट्रोवर्सी आर दोज विच आर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस बिटवीन द पार्टीज, लाइक क्वेश्चन रिलेटिंग टू कैरेक्टर एंड स्टेटस ऑफ पार्टी सुइंग, टू मेंटेबिलिटी ऑफ सूट एंड टू अदर प्रिलिमिनरी matters which necessitates adjudication before a suit is inquired into। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पार्टीज के लिए मैटर इन कंट्रोवर्सी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोर्ट के लिए भी मैटर इन कंट्रोवर्सी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सूट को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले मैटर इन कंट्रोवर्सी देखा जाना जरूरी है। उस मैटर इन कंट्रोवर्सी पे पहले जुडिशियल डिटर्मिनेशन होगा, तब जाके
पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन किया जाता है। तो जैसे मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी मैंने क्या बताया था कि एक प्लेंटिव बोलेगा कि मेरा सक्सेशन के थ्रू है ऑनरशिप, और डिफेंडेंट बोलेगा नहीं मेरा ऑनरशिप है थ्रू सेल डीड। तो यहाँ पे मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी क्या हो गया, सक्सेशन एंड सेल डीड। तो कोर्ट पहले क्या करेगी, इस मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी को डिसाइड करेगी कि हाँ ये प्रॉपर्टी सच में सेल डीड पे है या रॉन्गफुल पोजेशन में है, फिर उसके बाद पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन करेगी। तो यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड प्रोसीडिंग प्रिलिमिनरी टू इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो भी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से जो भी प्रिलिमिनरी मैटर होंगे जिसपे कोर्ट अपना ऑर्डर देगी वो मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होगा। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखो, इन ऑर्डर फॉर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस। तो ये पहले भी हमने समझा कि डिफॉल्ट के बेसिस पे अगर सूट को डिसमिस कर दिया जाता है कि पार्टी अपीयर नहीं की है या प्रोसिक्यूशन नहीं है। एन ऑर्डर ग्रांटिंग लीव टू विथड्रॉ ए सूट विथ लिबर्टी टू फाइल अ फ्रेश सूट। ऑर्डर डायरेक्टिंग असेसमेंट ऑफ मीन प्रॉफिट are not a decree because they do not determine the rights of the party with regard to matter in controversy in the suit। क्योंकि ये सारी चीजें जो डिसमिसल है डिफॉल्ट के बेसिस पे या कोर्ट ऑर्डर दे रही है कि मीन प्रॉफिट को असेस करो, ये सारी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सब डिक्री नहीं होगा क्योंकि इसमें पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन नहीं किया जा रहा ऑन द बेसिस ऑफ मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी। ठीक है, तो ये सब मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर नहीं आएंगे। अब देखते हैं कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन क्या होता है। तो देखो, डिसीजन ऑफ कोर्ट मस्ट बी कंक्लूसिव एंड फाइनल एज रिगार्ड्स द कोर्ट विच पास्ड इट। तो वो सबसे पहले ये बोला जा रहा है कि जो कोर्ट डिसीजन पास करेगी वो कंक्लूसिव होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए डिक्री में। आगे क्या है, डिक्री में कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टी although it may not completely dispose of the suit। तो इसका ये मतलब है जो कोर्ट डिक्री पास करेगी उसमें वो भले ही पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रही है बट सूट अभी भी जरूरी नहीं कि डिस्पोज हो जाएगा। तो इसका ये मतलब क्या है, डिक्री में ना एक प्रिलिमिनरी डिक्री भी हो सकता है, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक फाइनल डिक्री भी हो सकता है। तो प्रिलिमिनरी डिक्री में क्या होगा, कोर्ट क्या करेगी, पार्टीज के राइट्स को डिसाइड कर देगी बट सूट अभी भी कंप्लीटली डिस्पोज नहीं हुआ है क्योंकि उस जो पार्टीज के राइट्स डिटरमाइन होंगे वो फाइनल डिक्री में उसको इंप्लीमेंट करेगी, तब जाके वो सूट फाइनली डिस्पोज होगा। तो इसीलिए इसमें बोला गया डिक्री में कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टी ऑल्दो इट मे नॉट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो देखो, फॉर एग्जांपल XYZ हैं जो कोर्ट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप हमारे प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर दो। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट सबसे पहले करेगी कि जो भी प्रिलिमिनरी डिक्री देगी उसमें बोलेगी XYZ तीनों के शेयर डिटरमाइन करेगी प्रॉपर्टी का। तो कोर्ट क्या करेगी, एक प्रिलिमिनरी डिक्री करेगी, उसमें क्या करेगी, वो जो XYZ है तीनों का शेयर डिटरमाइन करेगी कि हाँ किसका शेयर कितना बनता है। तो ये प्रिलिमिनरी डिक्री में होगा बट अभी भी सूट कंप्लीटली डिस्पोज नहीं हुआ क्योंकि अभी भी डिक्री पार्टीशन का नहीं दिया गया है। तो यही चीज यहाँ पे बोला गया है कि डिक्री में कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टी ऑल्दो इट मे नॉट कंप्लीटली डिस्पोज द सूट। तो इसमें पहले क्या किया कोर्ट ने कि प्रिलिमिनरी डिक्री में पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन कर दिया, फिर उसके बाद कोर्ट एक फाइनल डिक्री देगी, उसमें बोलेगी कि हाँ जो हमने राइट्स डिटरमाइन किए हैं, जो हमने शेयर डिसाइड किए हैं, इस बेसिस पे पार्टीशन का डिक्री दे देगी कोर्ट, जिसको हम बोलेंगे फाइनल डिक्री। सॉरी फॉर हैंड राइटिंग। तो यही चीज यहाँ पे बोला गया है, डिक्री में कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टी ऑल्दो इट मे नॉट कंप्लीटली डिस्पोज द सूट। अब हम एक केस देखते हैं। तो देखो, ये हम आगे फाइनल डिक्री में भी पढ़ते हैं बट यहाँ पे कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन की बात है तो इसलिए हम थोड़ा सा ये केस देख लेते हैं। तो ये केस है इन शंकर वर्सेस चंद्रकांत AIR 1995 सुप्रीम कोर्ट 1211। इसमें ये बोला जाता है कि जो डिक्री है ना वो फाइनल दो टाइम पे बन जाती है। वो क्या है कि when time to file appeal has expired without filing appeal or the matter has been decided by the decree of highest court। तो इसका ये मतलब है कि अपील का टाइम होते हुए अगर किसी पार्टीज ने अपील फाइल नहीं किया तो वो डिक्री फाइनल डिक्री कहलाएगी। वहां पे क्या हो जाता है कि एक कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स हो जाता है और सूट भी कंप्लीटली डिस्पोज हो जाएगा क्योंकि किसी ने अपील नहीं किया और टाइम भी खत्म हो गया अंडर द लिमिटेशन पीरियड। फिर उसके बाद या तो जो वो डिक्री है ना वो ऑलरेडी हाईएस्ट कोर्ट के द्वारा दिया गया हो, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसके द्वारा दिया गया है तो भी वो फाइनल डिक्री ही कहलाएगी। फिर उसके बाद व्हेन डिक्री सो फॉर एज रिगार्ड्स द कोर्ट पासिंग इट कंप्लीटली डिस्पोजेस ऑफ द सूट। जैसे मैंने पहले ही बताया कि कोर्ट भले ही पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर देगी बट जरूरी नहीं है सूट कंप्लीटली डिस्पोज हो जाएगा।
तो जब सूट कंप्लीटली डिस्पोज हो जाएगा तब डिक्री फाइनल डिक्री बन जाती है। तो इसको हम आगे फाइनल डिक्री में भी पढ़ेंगे। अब देखो एक एग्जांपल है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर विच डज नॉट डिसाइड राइट्स ऑफ द पार्टी फाइनली इज नॉट ए डिक्री। तो जो इंटरलोकेटरी ऑर्डर होता है वो पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली या फाइनली डिसाइड नहीं करता है तो वो डिक्री नहीं कहलाएगा। अब आगे पढ़ते हैं, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन क्या होता है। फॉर्मल एक्सप्रेशन implies acceptance and rejection of any or all of the relief claimed in the plaint or embodied in the formal declaration। तो पहले ही मैंने बताया इसका ये मतलब होगा कि किसी पर्सन ने कोई रिलीफ क्लेम किया है और कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर रही है या रिजेक्ट कर रही है, तो वो जो एक्सेप्टेंस होगा वो रिजेक्शन होगा, कोर्ट को उसको एक फॉर्मल डिक्लेरेशन में बताना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ एडजुडिकेशन वो फॉर्मल डिक्लेरेशन देगी कि हाँ हम आपके रिलीफ को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। तो ये हो गया आपका एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिक्री। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं कि डिक्री किसको हम बोल सकते हैं, कौन से डिसीजन को हम डिक्री बोल सकते हैं। तो डिसीजन कंसीडर्ड एज डिक्री, डिसमिसल ऑफ अपील एज अ टाइम बैड, कि कोई भी अपील को डिसमिस कर दिया जाता है कि उसका टाइम खत्म हो गया अंडर द लिमिटेशन पीरियड, जो भी टाइम है अपील का वो टाइम खत्म हो गया है, कोर्ट उस अपील को डिसमिस कर देती है तो वो डिक्री कहलाएगा। डिसमिसल ऑफ सूट और अपील ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ एविडेंस और प्रूफ, तो इसमें कोर्ट क्या करेगी कि कोई भी सूट या अपील को डिसमिस कर देती है क्योंकि पार्टीज के पास एविडेंस नहीं है और प्रूफ नहीं है, उसके बेसिस पे वो सूट और अपील को डिसमिस कर रही है तो वो भी डिक्री ही कहलाएगा। फिर रिजेक्शन ऑफ प्लेन ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फी, देखो किसी ने अगर प्लेन इंस्टीट्यूट किया और कोर्ट फी पे नहीं किया तो कोर्ट क्या करेगी, उसके प्लेन को रिजेक्ट कर देगी ऑन द बेसिस ऑफ कि उसने कोर्ट फी पे नहीं किया है, तो वो भी डिक्री ही कहलाएगा। ऑर्डर स्टेटिंग दैट देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन, कोर्ट ये बोलती है कि इसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो वो भी डिक्री ही कहलाएगा। एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू ग्रांट वन और सेवरल रिलीफ, तो ये भी डिक्री ही कहलाएगा। अब देखते हैं कुछ ऐसे डिसीजन जिसको हम ऑर्डर तो बोलेंगे बट डिक्री नहीं बोलेंगे, तो क्या होगा वो, डिसमिसल ऑफ अपील फॉर डिफॉल्ट, पहले ही हमने इसको कई बार डिस्कस कर लिया कि डिफॉल्ट के बेसिस पे अगर डिसमिसल हो जाता है अपील का या सूट, डिफॉल्ट क्या है कि प्रोसिक्यूशन नहीं है आपके पास या पार्टी कोई इंपॉर्टेंट पार्टी अपीयर नहीं कर रही है तो वो सूट या अपील डिसमिस हो जा रहा है तो उसको हम ऑर्डर ही बोलेंगे। ऑर्डर फॉर रिमांडिंग ए सूट फॉर फ्रेश डिस्पोजल, ऑर्डर ग्रांटिंग इंटरिम रिलीफ, एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग द ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इन ऑर्डर टू प्रेजेंट इट टू द प्रॉपर कोर्ट, कि अगर किसी ने गलत कोर्ट में सूट फाइल किया है तो कोर्ट ऑर्डर देगी कि इसको सही कोर्ट में लेके जाओ, तो वो भी ऑर्डर ही कहलाएगा। ऑर्डर इशूइंग डायरेक्शन फॉर असेसमेंट ऑफ मीन प्रॉफिट, कि कोर्ट ऑर्डर देगी कि मीन प्रॉफिट असेस करो, कितना मीन प्रॉफिट देना है, असेसमेंट के लिए ऑर्डर देगी तो वो भी ऑर्डर ही कहलाएगा। इंटरलोकेटरी ऑर्डर, ऑर्डर डायरेक्टिंग स्टे ऑफ सूट एंड डिक्री, कोई कोर्ट ये ऑर्डर दे दी कि हाँ इस जो डिक्री पास हुआ है इसको स्टे कर दो तो वो ऑर्डर ही कहलाएगा। ऑर्डर रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, तो ये हो गया वो आपके एग्जाम्पल है जिसको हम ऑर्डर बोल सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, ये टाइप्स ऑफ डिक्री हम लास्ट में पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर सेक्शन 2 क्लॉज 14 ऑफ सीपीसी में डिफाइन है। ऑर्डर और डिक्री में सबसे माइन्यूट डिफरेंस ये होता है कि ऑर्डर जो है वो पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं करती है, वो ऑर्डर कंक्लूसिव नहीं होता है, जबकि डिक्री क्या होता है, डिक्री कंक्लूसिव होता है, वो पार्टीज के राइट को कंक्लूसिवली डिटरमाइन करती है। तो अब देखते हैं इसका डेफिनेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री, सिविल कोर्ट ने कोई एक ऐसा डिसीजन दिया जो कि डिक्री नहीं है। तो देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ऑर्डर के। ऑर्डर रिलेटिंग टू एडिशन और अल्टरेशन ऑफ पार्टी टू द सूट, कि सूट में कोई भी पार्टी को ऐड किया जा रहा है या चेंज किया जा रहा है तो वो ऑर्डर ही कहलाएगा। ऑर्डर फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम्स ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, कोई भी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है जो कि जिसका डेथ हो गया तो उसका एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, इसको आगे हम डिटेल में अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 11 ऑफ सीपीसी में पढ़ेंगे। तो उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया तो उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जगह पे कोई सब्स्टिट्यूट लीगल रिप्रेजेंटेटिव का ऑर्डर दिया जाता है तो भी वो ऑर्डर ही कहलाएगा। अब आगे आते हैं, ऑर्डर रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, तो कोई प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है जिसका डेथ हो गया है तो कोर्ट उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो डिटरमाइन करेगी उससे रिलेटेड जो ऑर्डर देगी कि हाँ इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा तो भी वो ऑर्डर ही कहलाएगा, डिक्री नहीं कहलाएगा। फिर अवार्ड अंडर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 भी ऑर्डर ही होता है, डिक्री नहीं होता है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल ऑफ ऑर्डर डीम टू बी डिक्री अंडर ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स टू ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, एडजुडिकेशन ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर रूल 98 और 100 ऑफ ऑर्डर 21, मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर डिक्री होगा, इस ऑर्डर को हम क्या बोलेंगे, डिक्री होगा।
इसको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा नहीं बता रहा हूँ। फिर देयर आर सम ऑर्डर विच मे बी अपीलेबल आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 104 एंड ऑर्डर 43 रूल 1 ऑफ सीपीसी। तो पहले ही मैंने बताया जनरली ऑर्डर अपीलेबल नहीं होते हैं, बट कुछ ऑर्डर अपील किए जा सकते हैं अंडर सेक्शन 104 ऑर्डर 43 रूल 1 में कुछ ऐसे ऑर्डर हैं जिसको हम अपील कर सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं बेसिक्स डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड डिक्रीज। ऑर्डर जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 14 एंड डिक्री जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ सीपीसी में डिफाइन है। तो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर जो है वो प्लेन, पिटिशन एंड एप्लीकेशन में भी दिया जा सकता है, बट डिक्री जो है वो सिर्फ प्लेन में दिया जाएगा। प्लेन इंस्टीट्यूट होगा तभी डिक्री दिया जाएगा, बट ऑर्डर जो है वो प्लेन में भी आ सकता है, पिटिशन में भी आ सकता है, एप्लीकेशन में भी आ सकता है। ऑर्डर मे और मे नॉट फाइनली डिटरमाइन द राइट्स। ऑर्डर जरूरी नहीं है कि पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन करे, बट डिक्री में पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन करना पड़ता है, फाइनली डिटरमाइन करना पड़ता है राइट्स को डिक्री में। अब देखो ऑर्डर है वो जनरली अपीलेबल नहीं है, बट कुछ ऑर्डर अपील किए जा सकते हैं, वो मेंशन है सेक्शन 104 ऑर्डर 43 रूल 1 ऑफ सीपीसी में। बट डिक्री जनरली अपीलेबल होता है जब तक कि कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया है कि हाँ ये डिक्री अपीलेबल नहीं होगा, जैसे कि कंसेंट डिक्री। अब आगे आते हैं, ऑर्डर का सेकेंड अपील नहीं हो सकता, ये सेक्शन 104 क्लॉज 2 ऑफ सीपीसी में दिया गया है, बट डिक्री का सेकेंड अपील हो सकता है, ये सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी में दिया गया। ऑर्डर में कई सारे ऑर्डर पास हो सकते हैं, बट डिक्री जनरली एक ही डिग्री होता है। अगर डिक्री की बात करें तो जनरली डिक्री में एक ही डिक्री होता है, या तो एक प्रीलिमिनरी डिक्री होगा उसके साथ एक फाइनल डिक्री होगा, या तो सिर्फ फाइनल डिक्री होगा, ठीक है। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें डिक्री एक से ज्यादा हो सकते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे, बट जनरली अगर देखा जाए तो डिक्री एक ही होता है। फिर उसके बाद ऑर्डर में कोई प्रीलिमिनरी ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है, बट डिक्री में प्रीलिमिनरी डिक्री होता है। जैसे मैंने बताया था कि पार्टीशन का सूट है, उसमें XYZ के शेयर्स को डिटरमाइन किया जाएगा, तो वो प्रीलिमिनरी डिक्री हो गया। फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया दिया जाएगा, डिक्री दिया जाएगा पार्टीशन का, तो वो फाइनल डिक्री हो गया। तो डिक्री में प्रीलिमिनरी और फाइनल दोनों होते हैं। तो ये रहा आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड डिक्री। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है ऑर्डर एंड डिक्री का, कि ऑर्डर जो है वो कंक्लूसिव नहीं होता है, डिक्री कंक्लूसिव होता है। डिक्री में पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन करना पड़ता है, ऑर्डर में ये जरूरी नहीं है। ऑर्डर में जरूरी नहीं है पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स जो कॉमन होते हैं डिक्री और ऑर्डर में। एक मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी होता है, दोनों में होता है, ऑर्डर में भी मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी होगा और डिक्री में भी होगा। डिसीजन जो होगा वो सिविल कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा, दोनों में। ऑर्डर में भी डिसीजन सिविल कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा, डिक्री में भी। फिर एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब वही कि जुडिशियल डिटर्मिनेशन होना चाहिए बाय कोर्ट ऑफ लॉ, ऑर्डर में भी और डिक्री में भी। फिर दोनों को फॉर्मली एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ऑर्डर में भी जो एडजुडिकेशन है, डिसीजन है, उसको फॉर्मली एक्सप्रेस करना पड़ेगा, और डिक्री में भी जो डिसीजन है उसको फॉर्मली एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट है डिक्री एंड ऑर्डर का। तो अब देखते हैं जजमेंट क्या होता है। जजमेंट सेक्शन 2 क्लॉज 9 में दिया गया है, और ये जजमेंट ऑर्डर 20 रूल 1 to 5 में भी मेंशन है। तो अब देखते हैं जजमेंट होता क्या है। स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और एन ऑर्डर। तो इसमें जजेस को एक स्टेटमेंट देना पड़ता है, उसमें फैक्ट्स भी मेंशन करना पड़ेगा, मैटर क्या है जो कि कंट्रोवर्सी में वो भी मेंशन करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, और उनको एक रीजनिंग देना पड़ेगा कि हाँ वो किस बेसिस पे ये डिक्री देने जा रहे हैं या ऑर्डर देने जा रहे हैं। जजमेंट में जजेस को एक स्टेटमेंट देना पड़ता है, उसमें उनको एक रीजनिंग देना पड़ता है कि हाँ वो किस बेसिस पे वो डिक्री या ऑर्डर देने जा रहे हैं। तो यही लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट गिवन बाय जजेस ऑन द ग्राउंड ऑफ ए डिक्री और एन ऑर्डर। तो अब देखते हैं जजमेंट और होता है क्या। जजमेंट जो होता है वो एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू द फैक्ट्स ऑफ द केस। जो भी केस के फैक्ट्स हैं उसमें लॉ को अप्लाई किया जाता है। जजमेंट में केसेस के जो फैक्ट्स हैं उसमें जो पार्टीज के राइट्स डिटरमाइन होते हैं उसमें लॉ को अप्लाई किया जाता है। उसका जजेस एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, तो उसको हम जजमेंट बोलते हैं। फिर उसके बाद जजमेंट में क्या होगा, लॉ को अप्लाई करने के बाद कोर्ट क्या करेगा, पार्टीज के राइट्स को लीगली डिटरमाइन करेगा। ठीक है, किस बेसिस पे, जो भी केस के फैक्ट्स हैं, एविडेंसेस हैं, उस बेसिस पे कोर्ट क्या करेगा, पार्टीज के राइट्स को लीगली डिटरमाइन करेगा लॉ को अप्लाई करते हुए। तो ये सारे जजमेंट में आएंगे। जजमेंट डिसाइड्स द डिस्प्यूट्स इन टोटलिटी विदाउट लिविंग एनीथिंग टू बी रिजॉल्व। जजमेंट जो होता है उसमें कुछ भी बचता नहीं आगे करने को, ये डिस्प्यूट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर देते। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जजमेंट का कि स्टेटमेंट गिवन बाय द जजेस ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये है कि कोर्ट जो जजमेंट देगा उसमें जजेस को एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि हाँ वो किस बेसिस पे ये डिक्री या ऑर्डर पास करने जा रहे हैं, तो उसको हम
जजमेंट बोलेंगे। अब देखते हैं इसको एक केस के थ्रू समझते हैं। इन बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदन AIR 1990 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है, जो कि ऑलरेडी ऑर्डर 20 रूल 4(2) में मेंशन है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें ये ऑब्जर्व करती है कि जजमेंट में क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें पहला पॉइंट है, एक कॉन्साइज स्टेटमेंट ऑफ द केस। केस का एक कॉन्साइज स्टेटमेंट होना चाहिए। वो स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए? सेल्फ कंटेंट डॉक्यूमेंट। उस सेल्फ कंटेंट डॉक्यूमेंट में क्या होगा? फैक्ट्स ऑफ द केस, फिर जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है वो क्या है, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट्स, कोर्ट जो भी राइट्स को डिटरमाइन करेगी उसके पॉइंट्स को वहां पे मेंशन करेगा। पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब उसमें एक मैनर ऑफ सेटलमेंट की, वो जो भी सेटल कर रही है मैटर को वो किस मैनर में कर रही है वो मेंशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जज डिसीजन देंगे। फिर उसके बाद कोर्ट जो डिसीजन देंगे उनको एक रीजन बताना पड़ेगा कि वो ये डिसीजन क्यों दे रहे हैं, वो ये डिसीजन किस बेसिस पे दे रहे हैं। तो प्रोसेस एंड रीजनिंग बाय विच द कोर्ट केम टू द कंक्लूजन ऑफ द केस एंड डिक्रीज द सूट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द जजमेंट। तो जजमेंट में ये रीजनिंग होना जरूरी कि जो जजेस डिसीजन पास करने जा रहे हैं, जो जजेस डिग्री पास करने जा रहे हैं, वो किस बेसिस पे पास करने जा रहे हैं उसका एक रीजनिंग देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जजमेंट में होना जरूरी है। ये बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदन केस में ऑब्जर्व किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये ऑलरेडी ऑर्डर 20 रूल 4(2) में भी मेंशन है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जजमेंट ऑफ अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज डिड नॉट कंटेन मोर देन पॉइंट 2 and 3। मतलब जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज है उनके जजमेंट में सिर्फ पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन, ये 2 पॉइंट ही रहना सफिशिएंट है। पहला पॉइंट कॉन्साइज स्टेटमेंट ऑफ द केस एंड रीजन फॉर सच डिसीजन जरूरी नहीं है। तो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज में सिर्फ पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन और डिसीजन ही होना जरूरी है। उनके जजमेंट में बस इतना भी रहेगा तो काम चल जाएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ऑर्डर 20 रूल 1 ऑफ द कोर्ट लेज डाउन दैट द कोर्ट आफ्टर द केस हैज बीन हर्ड शैल प्रोनाउंस द जजमेंट। The court may pronounce the judgment at once or may fix a future date for pronouncing the judgment. Ordinarily, if future date is fixed for pronouncing the judgment, it shall not be more than 30 days from the date on which the hearing was concluded. तो इसका ये मतलब है जब केस का हियरिंग फाइनली कंप्लीट हो जाता है तो उस टाइम पे कोर्ट को जजमेंट प्रोनाउंस करना पड़ता है। तो अगर कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस नहीं करती है तो कोर्ट को एक फ्यूचर डेट देना पड़ेगा कि हाँ वो जजमेंट कब प्रोनाउंस करेगी, और वो जो डेट होना चाहिए वो डेट ऑफ हियरिंग, जो लास्ट डेट ऑफ हियरिंग है उसके विद इन द 13 डेज के अंदर ही वो डेट होना चाहिए जब जजमेंट प्रोनाउंस हो जाना चाहिए। तो ये कहाँ मेंशन है? ऑर्डर 20 रूल 1 ऑफ CPC में मेंशन है। तो अब देखते हैं बेसिक्स डिफरेंस बिटवीन डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट। तो जजमेंट कंटेम्पलेट्स अ स्टेज प्रियर टू द पासिंग ऑफ डिक्री और एन ऑर्डर एंड आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट डिक्री शैल फॉलो विद इन द 15 डेज। तो जैसे कि जो जजमेंट होता है वो डिक्री एंड ऑर्डर से पहले का स्टेज है कि जजमेंट में कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि हाँ हम ये डिक्री या ऑर्डर किस बेसिस पे देने जा रहे हैं। तो यही चीज बोला गया, जजमेंट कंटेम्पलेट्स अ स्टेज प्रियर टू द पासिंग ऑफ डिक्री और एन ऑर्डर। फिर उसके बाद जब जजमेंट प्रोनाउंस हो जाएगा तब उसके बाद ऑर्डर या डिक्री दिया जाता है। तो ये डिफरेंस है कि जजमेंट जो है डिक्री एंड ऑर्डर से पहले आता है और जो डिक्री एंड ऑर्डर है वो जजमेंट के बाद आता है। और ये जो डिक्री है वो जजमेंट जब आएगा उसके 15 दिन के अंदर जजेस को एक डिक्री पास करना पड़ता है, जो कि ऑलरेडी रूल 6A ऑफ ऑर्डर 20 में मेंशन है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, जजमेंट रिफ्लेक्ट्स merely the justification of court for passing decree in question, but decree is the crystallization of rights in controversy between the parties as declared by the court on the basis of judgment। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो जजमेंट है ना, वो जो डिक्री पास होता है, जो पार्टीज के राइट्स क्वेश्चन में उसके बेसिस पे जो डिक्री पास होता है जजमेंट, उसका एक जस्टिफिकेशन है कि हाँ ये हम डिक्री क्यों पास करने जा रहे हैं। तो जजमेंट उसका एक जस्टिफिकेशन है, ठीक है। बट डिक्री क्या है? डिक्री वो पार्टीज के राइट्स को डिसाइड करेगी। डिक्री क्या करेगी? वो पार्टीज के राइट्स को डिसाइड करेंगे ऑन द मैटर ऑफ द कंट्रोवर्सी ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट। जो जजमेंट दिया गया है उसके बेसिस पे डिक्री में पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमाइन किया जाता है। तो ये डिक्री हो गया। तो जजमेंट क्या हो गया कि वो जो डिक्री आएगा उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि हाँ हम किस बेसिस पे ये डिक्री देने जा रहे हैं। और डिक्री क्या हो गया कि जो जजमेंट आया जिसमें रीजनिंग दिया गया कि हाँ हम किस बेसिस पे ये डिक्री देने जा रहे हैं, उसके बेसिस पे 15 दिन के अंदर डिक्री पास किया जाता है। अब थर्ड डिफरेंस क्या है? इन MS वोट्स एंड बोट्स P लिमिटेड वर्सेस हिमालय पेपर P लिमिटेड AIR 1990, इसमें क्या बोला गया? फॉर्मल एक्सप्रेशन इज नॉट यूज्ड इन द डेफिनेशन ऑफ द जजमेंट विच इज यूज्ड इन द डेफिनेशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर। तो इसमें ये बोला जा रहा है जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है ना वो जजमेंट में जरूरी नहीं है, बट
फॉर्मल एक्सप्रेशन डिक्री एंड ऑर्डर में जरूरी है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है नो स्टेटमेंट नीड्स टू बी गिवन बाय जज इन डिक्री और ऑर्डर बट इट इज रिक्वायर्ड इन द जजमेंट। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि जजमेंट में जजेस को स्टेटमेंट देना पड़ता है बट डिक्री और ऑर्डर में जजेस को स्टेटमेंट नहीं देना पड़ता। तो डिफरेंस क्या हो गया कि ऑर्डर एंड डिक्री में फॉर्मल एक्सप्रेशन जरूरी है, जजमेंट में स्टेटमेंट जरूरी है। जजमेंट में फॉर्मल एक्सप्रेशन जरूरी नहीं है एंड ऑर्डर डिक्री में स्टेटमेंट जरूरी नहीं है। तो बेसिक्स डिफरेंस फिर से जानते हैं क्या होता है ऑर्डर डिक्री एंड जजमेंट में। जजमेंट जो होता है वो डिक्री एंड ऑर्डर से पहले का स्टेज होता है, डिक्री एंड ऑर्डर जो होता है वो जजमेंट के बाद का स्टेज होता है। जजमेंट जो होता है वो जो डिक्री ऑर्डर दिया जाता है उसको जस्टिफाई करता है, और जो डिक्री या ऑर्डर है वो जो जजमेंट में जो जस्टिफिकेशन दिया जाता है उसके बेसिस पे डिक्री एंड ऑर्डर दिया जाता है। डिक्री और ऑर्डर में क्या होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन का होना जरूरी है बट यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं रिक्वायर्ड है। जजमेंट में स्टेटमेंट बाय जजेस रिक्वायर्ड है बट यहाँ फॉर्मल एक्सप्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन डिक्री ऑर्डर एंड जजमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं इसको और बेटर वे में ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने का। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो सबसे पहले तो ये जो मेरा इस टॉपिक का पूरा लेक्चर खत्म होगा उसके बाद ही ये पीडीएफ आपको मिलेगा। फिर उसके अलावा टेलीग्राम पे एटलीस्ट 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलरेडी मैंने वहां पे पहले 2 लेक्चर के पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ डिक्री। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।